नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का सेहतमंद प्रोग्राम हेल्थ और हम। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम को पेश करने का हमारा मकसद सेहत और तंदुरुस्ती से जुड़ी हुई बातों से आपको आगाह करना होता है ताकि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। दोस्तों, हमारे जिस्म में वैसे तो तमाम जितने भी आज़ा हैं बहुत ही अहम होते हैं, ख़ास होते हैं। उनका अपना अपना एक मकसद होता है, जैसे लंग्स, किडनी, लीवर, हार्ट और ब्रेन वगैरह। ये सब अपनी अपनी जगह पर बहुत ही अहम है और ख़ास है। अगर इनमें से एक भी बिगड़ जाए तो जिस्म का सारा निज़ाम ही बिगड़ जाता है। लेकिन इनमें ब्रेन को आप इन सब का किंग कह सकते हैं। ये दुरुस्त है तो ज़िंदगी है, वरना इंसान किसी काम का नहीं रहता। अब दिमाग या ब्रेन हमारे लिए क्यों इतना अहम है, क्यों बीमार होता है, इसको किस तरह सेहतमंद रखा जा सकता है, और अगर दिमागी परेशानी हो तो हमको किस डॉक्टर से मिलना होगा, आज के इस प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। और हमारी रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद है केयर हॉस्पिटल मलकपेट के मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मुरली कृष्णा साहब। स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम हेल्थ और हम में। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। आज किस खास टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं? मैं डॉक्टर मुरली कृष्णा CHV, न्यूरो फिजिशियन, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियन एट केयर हॉस्पिटल मलकपेट जी। आज हमें ब्रेन स्ट्रोक के बारे में पता करेंगे। क्या है सर ये ब्रेन स्ट्रोक? लोग एकदम सुन के बौखला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। आखिर इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ब्रेन स्ट्रोक एक डिसीज़ है। उसमें क्या होता है, दिमाग में खून सप्लाई करने का पाइप्स रहता, ठीक है। तो जो पाइप्स ब्लॉक हो तो एक टाइप का स्ट्रोक आ जाता, और जो पाइप्स है वो रप्चर होने तो अदर टाइप का स्ट्रोक आ जाता, ठीक है। सो फर्स्ट टाइप क्या है कि ऐसा पाइप्स रहता है ना, उसमें ब्लॉक हो जाता। सो ब्लड सप्लाई पूरा बंद होने के बाद जो टिश्यू वहाँ पे रहता है ना, वो पूरा डेड हो जाता। सो उसको हमको पॉलिश का अटैक, इस्केमिक स्ट्रोक कहलाते हैं। सो वेयर ब्लड सप्लाई टू दैट पार्ट इज गॉन, सो वो क्या है कि इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। सो उसमें पूरा 100 स्ट्रोक पेशेंट्स को हम मालूम करें तो 85% इस्केमिक स्ट्रोक में रहते हैं, और 15% को हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। उसमें ब्लड वेजल्स रप्चर हो जाता, ठीक है। सो इसे हेमरेजिक स्ट्रोक बोल देते हैं। सो दिस इज द ब्रेन स्ट्रोक। सो हम पॉलिश का अटैक बोल देते हैं। सो ये हेमरेजिक स्ट्रोक और 15% में हो जाता, और 85% में इस्केमिक स्ट्रोक हो जाता। कुछ लोगों में क्या होता, कुछ डेंजर सिग्नल्स जैसा आ जाता, उसको क्या बोलते हैं, TIA बोलते हैं, ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक। उस पर क्या होता, दिमाग का ब्लड सप्लाई सडन बंद हो जाता और अपने आप ओपन हो जाता। सो इसीलिए उनका सिम्टम्स पॉलिश का अटैक आ जाता, और यूजुअली 1 घंटे के अंदर अंदर नॉर्मल हो जाता है। उस लोगों को क्या बोलते हैं, ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक पेशेंट्स, ऐसा बोल देते हैं। सो सबको हार्ट अटैक के बारे में पता है, लेकिन दिमाग के ब्रेन स्ट्रोक के बारे में सबको इंडिया में देखे तो लेस देन 25% पीपल ओनली नो अबाउट ब्रेन स्ट्रोक। सो आपको क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है डिसीज़? आप हार्ट अटैक के बाद देखें तो सेकंड मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इज द ब्रेन स्ट्रोक। मीन्स पहले हार्ट अटैक, उसके हिसाब से डेथ होना, सेकंड पोजीशन में है ब्रेन स्ट्रोक। सो ब्रेन स्ट्रोक इज द सेकंड मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। सो आपको क्या बर्डन क्या है, डिसीज़ का बर्डन क्या है? आप पूरा वर्ल्ड में देखें तो एवरी ईयर 20 मिलियन पीपल ब्रेन के स्ट्रोक के अफेक्ट हो जाते हैं। मीन्स उसमें अराउंड 1.5 मिलियन पीपल इन इंडिया। सो पूरा वर्ल्ड में ईयर में देखें तो 1.5 मिलियन पीपल ब्रेन स्ट्रोक का अफेक्ट हो जाते हैं। सो उसमें कैलकुलेट करें तो हमको एवरी डे अराउंड 3000 to 4000 पीपल इन इंडिया ब्रेन स्ट्रोक के अफेक्ट हो जाते हैं। ऐसा कैलकुलेट करें तो एवरी 30 to 40 सेकेंड्स में एक पर्सन को ब्रेन स्ट्रोक आ जाता इंडिया में, 30 to 40 सेकेंड्स में एक। और देखें तो एवरी 4 मिनट्स में एक डेथ हो जाता ब्रेन स्ट्रोक के हिसाब से। सो बड़ा फिगर है ये। हाँ, वो जी। सो ये सबको नहीं पता है। सो ब्रेन स्ट्रोक सबको हार्ट अटैक के बारे में पता है, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक के बारे में नहीं पता है। सो आप देखें तो ओनली 25% उसको मालूम हो जाता ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। इसीलिए आज हम ब्रेन स्ट्रोक पर ही बात करने वाले। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला सवाल करना चाहूँगा, इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है ब्रेन स्ट्रोक में, इसके बारे में बताइए। ब्रेन स्ट्रोक यूजुअली हमको मोर देन 50 ईयर्स के ऊपर आ जाता,
लेकिन कुछ लोगों में यंग एज में भी आ जाता। सो आपको ओवरऑल रिस्क फैक्टर्स क्या है, इस्केमिक स्ट्रोक में क्या रिस्क फैक्टर्स है, हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या रिस्क फैक्टर्स है। इस्केमिक स्ट्रोक में बोले तो आप हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, ठीक है, और शुगर ज़्यादा होना, बैड कोलेस्ट्रॉल रहना, स्मोकिंग रहना, अल्कोहल और ओबेसिटी मीन्स वेट ज़्यादा होना, इनएक्टिविटी, सो ज़्यादा काम नहीं करने का, मोस्ट ऑफ द सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सो ये सब रिस्क फैक्टर्स है इस्केमिक स्ट्रोक का। और हेमरेजिक स्ट्रोक में दे तो ब्लड प्रेशर है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर से भी आता, अल्कोहल से आता, और कुछ लोगों में क्या होता कि ब्लड वेजल्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, एन्यूरिज्म्स बोलते हैं, स्मॉल बैलून लाइक स्वेलिंग्स आ जाता, वो सडन रप्चर होने के बाद ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाता, उसको हम सबअर्कनाइड हेमरेज बोलते हैं। सो ऐसा कुछ लोगों में यंग एज में आप पूछे तो क्यों स्ट्रोक आता है, यंग एज में पूछे तो सो मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स है। सो यंग एज में आप फैमिली हिस्ट्री है तो कुछ जीन्स के इफेक्ट से आपको स्ट्रोक हो सकता है, और हार्ट का रिदम अच्छा नहीं है तो भी एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं, इसमें हार्ट का रिदम वेरी फास्ट रहता, सो हार्ट का पंपिंग अच्छा नहीं रहता, सो ब्लड क्लॉट आ जाता हार्ट में और वो ऊपर जाके ब्रेन में बिठाते, सो ऐसा ब्रेन स्ट्रोक भी आ जाता, सो वो कार्डियोएम्बोलिक स्ट्रोक बोलते हैं। और कुछ लोगों में हार्ट का मल्टीपल एमएस बोलते हैं, सो रूमेटिक हार्ट डिसीज़, इसमें भी ब्रेन ब्लड फ्लो अचानक बंद होके उनको भी ब्रेन स्ट्रोक आने का रिस्क रहता। और कुछ लेडीज़ में वैस्कुलाइटिस बोलते हैं, उसमें क्या होता कि ब्लड वेजल्स में प्रॉब्लम आ जाके वो ब्लड वेजल्स बंद हो जाता, इससे उनको स्ट्रोक आ जाता। सो ऐसा यंग एज में भी आपको ब्रेन स्ट्रोक आने का रिस्क है, चिल्ड्रंस में भी ब्रेन स्ट्रोक आने का रिस्क है। सो दिस आर ऑल द रिस्क फैक्टर्स फॉर ब्रेन स्ट्रोक। कितने टाइप के होते हैं, किस तरह के ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, क्या एक ही एक मतलब तरीका है कि उसी तरीके से ब्रेन स्ट्रोक आएंगे या और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप है? सो ब्रेन स्ट्रोक आप पहले ग्रासली ब्रॉडली देखें तो दो तरफ का है, एक इस्केमिक स्ट्रोक अभी बोल दिया ना, अब वो ब्लड वेजल बंद होने के बाद जो सिम्टम्स आता है उसको इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं, वो 85% का रहता, 15% का ब्लड वेजल रप्चर होने का होता, वो हेमरेजिक स्ट्रोक हो जाता। कुछ लोगों में ब्लड वेजल्स एन्यूरिज्म्स बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस रहता, वो रप्चर होने के बाद सबअर्कनाइड हेमरेज बोलते हैं, तो ऐसा आ जाता। सो ब्रॉडली इस्केमिक स्ट्रोक है, हेमरेजिक स्ट्रोक है और सबअर्कनाइड हेमरेज है। कुछ लोगों में क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक बोलते हैं, कोई कारण हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, सो इडियोपैथिक, सो दे आर कॉल्ड क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक्स, सो दीस आर द ब्रॉड टाइप्स ऑफ ब्रेन स्ट्रोक्स। ब्रेन स्ट्रोक, लकवा, ये सब बीमारियां जो हम लोग सुनते हैं नॉर्थ इंडिया में, सडनली जब इसका अटैक आता है लोग कहते हैं कि केरोसिन इनको दे दो, पेट्रोल इनको दे दो, शायद एकदम से ठीक हो जाएंगे, क्या ये तरीका ठीक है? no, ऐसा तो नहीं है। फिट्स आए तो कुछ लोग हम किस देते हैं, हाँ ये भी एक मैंने सुना है जी, वो तो करेक्ट नहीं है ऐसा। तो ब्रेन स्ट्रोक आए तो दिमाग का ब्लड सप्लाई बंद होना, सो कोई तरह का से वो नॉर्मल नहीं होता, खाली आप नियरेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट हॉस्पिटल में जाके इलाज ले तो अच्छा हो जाते। अच्छा, पहचानना कैसे कि ये ब्रेन स्ट्रोक ही है, कुछ दूसरा मतलब कोई तरीका नहीं है, कोई दूसरी बीमारी नहीं, कोई दूसरा अटैक नहीं, ब्रेन स्ट्रोक ये पर्टिकुलर, ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? सो वर्ल्ड स्ट्रोक फेडरेशन कुछ निमोनिक दे दिया है, मीन्स कुछ नेम दे दिया है, सो लाइक बी फास्ट, सो मीन्स बी मीन्स बैलेंस, सो किसी पेशेंट को सडन अचानक कुछ चक्कर आना, चलना मुश्किल होना, वॉमिटिंग्स होना, चक्कर आना, ऐसा सिम्टम्स आए तो एक स्ट्रोक का एक सिम्टम्स है, वो बी कहलाते हैं। सेकंड ई मीन्स आई सिम्टम्स, मीन्स सडन डबल दिखना और एक चीज़ दो दिखना, और सडन आई मूवमेंट कम हो जाना, और सडन विजन लॉस हो जाना, सडन आँखें रोशनी कम होना, सडन बंद होना, ये सिम्टम्स भी ब्रेन स्ट्रोक का सिम्टम्स है। सो एफ बोले तो फेशियल एसिमेट्री, बोले तो सडन मुंह टेढ़ा हो जाना, सो चूइंग करना डिफ़िकल्ट होना, सो ए सिम्टम्स है, फेशियल सिम्टम्स रहता है। और सेकंड फोर्थ वन इज ए मीन्स आर्म, सो पेशेंट को ऐसा बताए तो पेशेंट ये हाथ को स्ट्रोक आए तो ऐसा गिर जाता, ऐसा नीचे गिर जाता, सो आर ऊपर पूरा नहीं उठता और चलना पूरा बंद हो जाता लेग में, सो ये कॉल्ड आर्म ड्रिफ्ट बोलते हैं। सो बी मीन्स सडन चक्कर आना, ई मीन्स आई सिम्टम्स, एफ मीन्स फेशियल एसिमेट्री, ए मीन्स आर्म ड्रिफ्ट, और एस मीन्स
स्पीच डिफ़िकल्टीज, सडन बात करने सडन बंद हो जाना और अच्छा नहीं आना और कुछ भूल जाना बात करने में। सो ये सिम्टम्स कोई एनी ऑफ द सिम्टम्स सडन ऐसा है तो हमको ब्रेन स्ट्रोक ऐसा सिम्टम्स ये है बोल के मालूम करना पड़ता। टी फॉर टाइम, सो टी मीन्स टाइम इज़ ब्रेन। क्यों हम ऐसा बोलते हैं टाइम इज़ ब्रेन? बिकॉज आपको एक बार स्ट्रोक आया तो एवरी मिनट में 2 मिलियन न्यूरॉन्स डेथ हो जाता, 2 मिलियन न्यूरॉन्स डेथ हो जाता। सो आपको इमीडिएटली आपको करेक्ट नहीं कराए तो सो आपका एज से एक बार स्ट्रोक आ गया तो उनका एज 20 ईयर्स 30 ईयर्स ऐसा उनका ब्रेन फंक्शन 20 30 ईयर्स ओल्ड हो जाता। सो ऐसा इसीलिए हमको टाइम इज़ ब्रेन कहलाते हैं। इसीलिए टाइम इज़ ब्रेन कहते हैं। उस सिचुएशन में क्या होता है, मतलब पेशेंट के साथ क्या, मतलब वो किस चीज़ को फेस कर रहा होता है? सडन आपको ब्लड सप्लाई बंद हो जाता। सो ब्लड सप्लाई बंद होता क्या होता, ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन सेल्स बंद हो जाता, इसलिए स्लोली वो डेथ हो जाते हैं। सो कोर टिश्यू बोलते हैं। सो जो सेंटर में रहता, जो ब्लड सप्लाई करने वाला एरिया में सेंटर में रहता वो कोर टिश्यू रहता है, वो इमीडिएटली डेथ हो जाता। लेकिन ऑन सराउंडिंग एरिया रहता है ना, सो वो भी स्लोली डेथ हो जाता ओवर द टाइम। सो आप बोल देना 1 मिनट में 2 मिलियन न्यूरॉन्स डाई। सो स्लोली ओवर द आवर्स सो एंटायर एरिया डेथ हो जाता है। इसलिए हमका काम है कि जो डेथ हो गया वो हम कुछ नहीं कर सकते, जो साल्वेजेबल टिश्यू है उसको करेक्ट करना है। इसीलिए हमको जो ट्रीटमेंट करते हैं वो साल्वेजेबल टिश्यू को हम वापस आने के लिए वो जो करते हैं हम ट्रीटमेंट। एक लकवा अटैक के लिए हमने एक टाइम ड्यूरेशन सुनी कि आप 3 आवर्स के अंदर अगर आप डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए पहुंच जाते हो तो बेहतर होता है, हो सकता है उसमें कुछ अच्छा इलाज हो जाए। ब्रेन स्ट्रोक में कुछ टाइम लिमिटेशन है? हाँ, वो ये विंडो पीरियड बोलते हैं, विंडो पीरियड बोलते हैं। वो इस्केमिक स्ट्रोक में ही रहता, हेमरेजिक स्ट्रोक में नहीं रहता। इस्केमिक स्ट्रोक बोले तो ब्लड सप्लाई बंद होना। सो इसीलिए हम दवाई से और कुछ प्रोसीजर से ये जो बंद हो गया ना उसे ओपन करते हैं। सो इसीलिए वो भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में करवाना है, वो ही कॉल विंडो पीरियड है। हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है, ऑलरेडी ब्लड वेसल रप्चर हो जाता, सो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, खाली ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना पड़ता। सो दैट इज कॉल्ड विंडो पीरियड। विंडो पीरियड। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है इसमें? सो पहले आपको एक पेशेंट सडन आपके इमरजेंसी रूम में आ गया, सो उनको सडन गिडीनेस आ गया उनको, और सडन हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है और बात करना नहीं आ रहा है और डबल दिख रहा है, ऐसा सिम्टम्स आए तो हमको पहले उनको स्ट्रोक जैसा एक आइडिया आना है। उसके बाद क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ ऑलरेडी आप शुगर पेशेंट है तो कुछ लोगों में क्या होता है शुगर कम है तो ये सब सिम्टम्स आ जाता। सो हाइपोग्लाइसीमिया रहते हैं, सो वो स्ट्रोक मिमिक बोल देते हैं। सो वो स्ट्रोक नहीं है लेकिन जो लक्षण रहता है वो स्ट्रोक के जैसा रहता है, इसलिए पहले हमको शुगर टेस्ट करवाना पड़ता इमीडिएटली। सो पेशेंट इमरजेंसी में आए तो इमीडिएटली शुगर टेस्ट करवाना पड़ता। शुगर नॉर्मल है, पेशेंट का सिम्टम्स है, सो इमीडिएटली हम क्या करेंगे, सीटी स्कैनिंग करेंगे, दिमाग का स्कैनिंग करेंगे। क्या मालूम पड़ेगा इसमें, सीटी स्कैनिंग में हम क्या करेंगे, हेमरेजिक स्ट्रोक जो है उसको रूल आउट करने के लिए सीटी स्कैनिंग करेंगे। सीटी स्कैनिंग में हेमरेज है तो वाइट जैसा दिखता है सीटी स्कैनिंग में। सो इस्केमिक स्ट्रोक है तो सीटी मोस्टली नॉर्मल ही रहता, सो अर्ली चेंजेस वो पिकअप नहीं करता। सो इसीलिए हेमरेजिक स्ट्रोक है या नहीं, क्यों हम ऐसा डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट चेंज हो जाता। सो हेमरेजिक स्ट्रोक है तो खाली हमको बीपी कंट्रोल करना ही पड़ता, लेकिन इस्केमिक स्ट्रोक में बोले तो थ्रोम्बोलाइसिस, ऐसा जो ब्लड वेजल्स ब्लॉक हो गया ना वो ओपन करने का ट्रीटमेंट रहता, उसको थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं, वो शुरू करने का प्लान रहता। इसीलिए पहले शुगर चेक करना है, शुगर नॉर्मल है तो सीटी स्कैनिंग करवाना है, सीटी स्कैनिंग में हेमरेज है या नहीं देखना है। सो हेमरेज नहीं है तो मोस्टली इस्केमिक स्ट्रोक हमको आइडिया आ जाता। उसके बाद कुछ स्कोर्स रहता है NIHS बोल के, वो स्कोर्स करवाना है। सो उसके ऊपर 5 के ऊपर है या 25 के ऊपर है, ऐसा रहे तो हमको नेक्स्ट स्टेप थ्रोम्बोलाइसिस ट्रीटमेंट रहता, वो करवाना पड़ता। अच्छा, ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है, किस तरह से होता है? सो पहले हमको पेशेंट आया तो वो हेमरेजिक स्ट्रोक है, इस्केमिक स्ट्रोक डिफरेंशिएट हो गया। अभी हमको इस्केमिक स्ट्रोक ऐसा आइडिया है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, कुछ लोग में CT एंजियो रहता और MRI एंजियो रहता, सो वो टेस्ट करवाएंगे। उसको क्लॉट साइज मालूम पड़ेगा हमको, MRI में कितना साइज है, एरिया कितना अफेक्टेड है एरिया। आपको पूरा लेफ्ट साइड और राइट साइड देखे तो 1/3 के ऊपर ज़्यादा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बड़ा ज़्यादा डैमेज हो गया। सो उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते।
तो उसका 1/3 के लेस एरिया में जो ब्रेन स्ट्रोक है, इस्केमिक स्ट्रोक है, उसके लिए तो दो रीपरफ्यूजन थेरेपी बोलते हैं, दो तरफ का रहता, वो एक इंजेक्शन देने वाला और एक प्रोसीजर करने वाला। सो इंजेक्शन देने वाला बोलते हैं आईवी थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं। सो आईवी थ्रोम्बोलाइसिस में क्या आता है, एक फाइब्रोलाइटिक ड्रग रहता, सो उसमें हम इंजेक्शन दे देते हैं। वो क्या होता है, ड्रग वहाँ जाके वो जो ब्लड क्लॉट है उसको ब्रेक करके सो ओपन कर देता है। सो वो कॉल्ड है आईवी थ्रोम्बोलाइसिस। सो आईवी थ्रोम्बोलाइसिस सबको हम नहीं दे सकते। पेशेंट को अभी ब्लीडिंग मुंह से और यूरिन में ब्लीडिंग हो रहा है और मोशन में ब्लीडिंग हो रहा है और रिसेंट सर्जरी हुआ है और मेजर हेमरेजिक स्ट्रोक पहले है, ऐसा कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस है तो हम वो इंजेक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि इंजेक्शन वेरी कॉस्टली रहता, 50 to 40,000 रहता और उसके साइड इफेक्ट रहता, ब्लीडिंग रहता, सो 2 to 6% ब्लीडिंग रहता। सो सब सेलेक्ट करके पेशेंट को वो फिट है या नहीं देख के उसके बाद आईवी थ्रोम्बोलाइसिस देना पड़ता। उसमें दो तरफ का इंजेक्शन है, एक 1 आवर देने का या एक जस्ट बोलस शॉट रहता, टेनेक्टेस बोल के, पहला का जो है आल्टीप्लेस बोल के। सो सब देख के वो फिट है या नहीं बोले तो हम वो इंजेक्शन दे देते हैं। सो उनका विंडो पीरियड है 4.5 आवर्स। सो आपको सिम्टम्स ऑनसेट, सिम्टम्स कब शुरू हुआ है 100% हम क्लियर रहना है कब शुरू हुआ है, उसके बाद 4.5 आवर्स के अंदर अंदर ये आईवी थ्रोम्बोलाइसिस हम कर सकते हैं। और इस पेशेंट 4.5 आवर्स के बाद आ गया, सो उसको क्या करना है। सो 4.5 आवर्स क्यों हम 4.5 आवर्स ऐसा रख दिया, क्योंकि वो पूरा पेशेंट्स में जो लोग जो टेस्ट हो गया, जो पूरा टेस्ट में उसको पता चला कि आफ्टर 4.5 आवर्स आपको ये इंजेक्शन दिया तो ब्लीडिंग रिस्क ज़्यादा है, सो फ़ायदा कम है नुकसान ज़्यादा है, इसीलिए 4.5 आवर्स का विंडो पीरियड रख दिया। उसके बाद पेशेंट आपको स्ट्रोक के सिम्टम से आए तो क्या करेंगे। सो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहता MR एंजियोग्राम करना है। सो उनका ब्लड वेजल्स में ब्लॉक है या नहीं, कुछ लोगों में ब्लड वेजल्स में ब्लॉक रहता, तब हमको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं, वो प्रोसीजर करते हैं। जैसे हार्ट का एंजियोग्राम करते हैं, ऐसा दिमाग का एंजियोग्राम करते हैं और एक बैलून से वो जो क्लॉट है वो बाहर निकालते हैं, इसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। उसका भी कुछ क्राइटेरिया है, उसमें फिट है तो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करते हैं। सो ये विंडो पीरियड में 4.5 आवर्स पर इंजेक्शंस है, अप टू 6 आवर्स और 12 आवर्स और अप टू 24 आवर्स मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, डिपेंडिंग अपॉन वो क्या एरिया में है, कितना साइज है, वो सब देख के अप टू 24 आवर्स मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी हम कर सकते हैं। सो आपको जो साइड इफेक्ट्स बोले तो इंजेक्शंस के वजह से ब्लीडिंग होना एक साइड इफेक्ट है, सो वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं। इफ ब्लीडिंग आई तो इमीडिएटली वो बंद करना है, ब्लड चढ़ाना पड़ता है, ऐसा। सो पूरा क्राइटेरिया हम फॉलो करें तो साइड इफेक्ट्स बहुत कम रहता। सो ब्लीडिंग रिस्क है वेरी लेस, सो 2%, अराउंड 2%। 100 मेंबर्स को ट्रीटमेंट करें तो खाली 2% को ऐसा कॉम्प्लिकेशंस आने का रिस्क रहता। हम स्ट्रिक्टली वो रूल्स फॉलो करें तो मोस्टली 99% कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता, लेकिन पेशेंट को 70 to 80% अच्छा होने का चांसेस रहता। सो आईवी थ्रोम्बोलाइसिस है। तो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोले तो प्रोसीजरल सम ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता, सो डिसेक्शन होने का रिस्क रहता, ये सब रिस्क रहता, लेकिन और कास्ट भी ज़्यादा रहता। सो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कास्ट भी ज़्यादा रहता, लेकिन इफेक्ट भी अच्छा रहता। ब्रेन स्ट्रोक से मैं बचना चाहता हूँ, मैं घर पे क्या करूँ, इसके लिए आप क्या आंसर देंगे। सो बेस्ट थिंग इज प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। सो आपको क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है आपको है या नहीं पहले मालूम करना है। एक ब्लड प्रेशर है, सो आपको ब्लड प्रेशर है तो रेगुलर बीपी चेकअप करवाना है, दवाई रेगुलर लेना है, नमक कम खाना है, डेली वॉकिंग करना है, मिनिमम 30 मिनट्स वॉकिंग करवाना है। नेक्स्ट थिंग इज शुगर, डायबिटीज। सो डायबिटीज आपको एब्सोल्यूट कंट्रोल में रखना पड़ता, सो रेगुलर दवाई देना है, फूड डाइट रेस्ट्रिक्शंस करना है। सो थर्ड वन इज हाई कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। सो आपको ऑयल का खाना कम खाना है और हाई फैटी डाइट सो अवॉइड करना है। सो ऐसा। नेक्स्ट रेगुलर वॉकिंग, ओके, 20 to 30 मिनट्स डेली वॉकिंग। और स्मोकिंग एंड अल्कोहल ये तो पूरा बंद करना है आपको, 100% बंद करना है। सो दिस आर द रिस्क फैक्टर्स। जो रिस्क फैक्टर्स आपको है वो पूरा बंद करना है। कुछ लोगों में फैमिली हिस्ट्री में रहता, आप कुछ नहीं कर सकते, फैमिली हिस्ट्री में तो जीन का इफेक्ट रहता, सो उसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन आप आए तो
इमीडिएटली ट्रीटमेंट लिए तो नॉर्मल होने का रिस्क रहता। सो आपको रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके वो सब आप अवॉइड करने से 99.99% आपको ब्रेन स्ट्रोक से प्रिवेंशन हो सकता है। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से घर पे एक्सरसाइज करके या वर्कआउट करके इन सब से बचा जा सकता है। स्ट्रोक इन यंग एज, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आजकल देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? स्ट्रोक इन यंग बोले तो आपको एज 40-45 ईयर्स के अंदर आपको दिमाग का ब्लड सप्लाई बंद होना, रप्चर होना, इसलिए तो स्ट्रोक इन यंग बोल देते हैं। इसमें भी सेम कारण रहता है। इस्केमिक स्ट्रोक बोले तो ब्लड सप्लाई बंद होने का कारण रहता है। एक स्ट्रोक इन यंग का फर्स्ट मोस्ट कॉमन काज है हार्ट का, कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक बोलते हैं। इसमें आपको पहले बताया रूमेटिक हार्ट डिसीज़ है, लेकिन हार्ट वीक होके, रिदम डिस्टर्बेंसेस होके, सो ब्लड हार्ट के अंदर रुक जाके, क्लॉट होके, वो ब्रेक होके दिमाग में जाना, सो वो कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक बोलते हैं। सो एट्रियल फिब्रिलेशन ये एक और इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर्स है स्ट्रोक इन यंग के लिए। और कुछ लोग में वैस्कुलाइटिस बोलते हैं, क्योंकि ब्लड वेजल्स में अबनॉर्मल उनका जो ब्लड वेजल्स है वो ब्लॉक होने का तरीका रहता है उनको, उन लोगों को। और कुछ लोगों में कुछ फैक्टर्स डिफिशिएंसी रहता, सो लाइक प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, एंटीथ्रामिन, ऐसा फैक्टर्स कम बॉडी में कम है तो क्या होता, खून पतला होने का रिस्क, खून नहीं पतला होता, उनको थिकनेस ज़्यादा हो जाता। सो थिकनेस ज़्यादा होने के बाद उनको दिमाग में और ब्लड वेसल थिक होके, क्लॉट होके, ऐसा स्ट्रोक आने का रिस्क रहता। सो और स्ट्रोक इन यंग का और हेड इंजरी से हो जाता। सो कुछ लोगों में यंग एज में रिपीटेड हेड इंजरीज में ऐसा भी स्ट्रोक इन यंग हो जाता। सो ये कारण है स्ट्रोक इन यंग का। बहुत सिनेरियो में हम लोग ऐसा देखते हैं कि हुआ एक्सीडेंट है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो पता लगता है कि ब्रेन स्ट्रोक से ये डेथ हुई है। तो ये किस तरह से पॉसिबल हो पाता है? सो आपको सडन गाड़ी में जा रहे, सडन आपको ब्रेन स्ट्रोक आए तो क्या होता, आपका बॉडी फंक्शन तो कम हो जाता, फिर नीचे गिर जाते, उसके बाद उनका राइट साइड और लेफ्ट साइड वीकनेस हो जाता। सो सब लोग क्या सोचते हैं, सो गिरने के बाद उनका वीकनेस आ गया बोल के सोचते हैं, लेकिन कुछ लोगों में क्या होता, वीकनेस होके गिर जाते हैं। सो उसको हम सीटी स्कैनिंग और एमआरआई करा के सो क्या फर्स्ट है वो मालूम पड़ेगा। आपको इस्केमिक स्ट्रोक है, नीचे गिर गया, सो स्ट्रोक फर्स्ट है। ब्लीडिंग है, नीचे गिर गया, सो क्या एरिया में ब्लीडिंग है उसके हिसाब से हम बता सकते हैं। सो हिमोरेजिक एसडीएच बोलते हैं, उससे जो दिमाग का लेयर्स रहता, प्रोटेक्टिव लेयर्स, उसके ऊपर जो ब्लीडिंग आए तो वो ट्रामा के वजह से होता। सो दिमाग के अंदर ब्लीडिंग आए तो मोस्टली वो बीपी के वजह से हो जाता। सो सीटी स्कैन देके हम बता सकते हैं कि वो ट्रामा के वजह से हो गया और इसके वजह से नीचे गिर के एक्सीडेंट हो गया। नहीं तो ये पॉसिबल हो पाता है, मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ। हाँ वही। सो आपको सडन गाड़ी में जा रहे, सडन आपको राइट साइड लेफ्ट साइड वीकनेस हो गया, वीकनेस होके गिर जाते हैं ना, वीकनेस होके गिर जा सकते हैं। और एक्सीडेंट होके उसके बाद वीकनेस आया, सो क्या फर्स्ट है देखना, हिस्ट्री में पता चलेगा और स्कैनिंग से आप डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो स्ट्रोक के वजह से आपको एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद आपको स्ट्रोक हो गया। सो हिस्ट्री के वजह से और स्कैनिंग की वजह से हम डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, मतलब नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं हम, गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पीरियड्स को अवॉइड करने के लिए कुछ मेडिसिन यूज कर रहे हैं, ये सब चीजें क्या ब्रेन स्ट्रोक पर इफेक्ट करती है? सो लेडीज में आपको कुछ फंक्शंस है बोले तो वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पिल्स लेते हैं। इसमें क्या होता, मोर थिकनेस हो जाता, ब्लड थिकनेस ज़्यादा हो जाता, ज़्यादा होके उनको वीनस स्ट्रोक बोल देते हैं, कार्टिकल साइनस वीनस थ्रोम्बोसिस बोल देते हैं। इसे टाइप ऑफ स्ट्रोक है वेयर आपको अभी जो स्ट्रोक बताया वो अच्छा आर्टरीज बोलते हैं, गुड ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड लेने वाला ब्लड वेजल्स ब्लॉक है तो आपको इस्केमिक स्ट्रोक, आर्टेरियल स्ट्रोक बोलते हैं। इसमें क्या होता, बैड ब्लड आपको वापस रिटर्न होने का जो ब्लड वेजल्स रहता, ब्लड वेजल लेने का, उसमें ब्लॉक्स हो जाता। सो उससे वजह से उनको कार्टिकल साइनस वीनस थ्रोम्बोसिस हो जाता, उससे भी उनको वीकनेस आ जाता, फिट्स आ जाता, हेडेक रहता, ये सब सिम्टम्स रहता, क्योंकि वो सी पिल्स पे भी ऐसा बीमार आने का चांसेस है। अच्छा, इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन स्ट्रोक, ये भी हमने सुना है कई बार, तो ये किस तरह से मुमकिन है, पॉसिबल है? इन्फेक्शन अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, टीबी द मोस्ट कॉमन हमको पता चलेगा। सो टीबी आपको दिमाग में भी आ सकता है। सो दिमाग में
पूरा स्मॉल स्मॉल नॉड्यूल्स बोलते हैं, उसमें ऐसा आ सकता है। और ब्लड वेजल्स के ऊपर डायरेक्ट आके ब्लड वेजल्स वैस्कुलाइटिस बोलते हैं, ब्लड वेजल्स बंद होके ब्लड क्लॉट्स आके उनका पॉलिश का अटैक आ सकता है। सो टीबी एक इन्फेक्शन है, उसके वजह से आपको स्ट्रोक आने का रिस्क है। देन वायरल इन्फेक्शन HSV एनकेफेलाइटिस बोलते हैं, उसमें क्या होता है पूरा एडिमा आके राइट साइड और लेफ्ट साइड वीकनेस आ जाता। और कुछ फंगल इन्फेक्शंस रहता है, क्रिप्टोकाकस ऐसा। सो और एस्परजिलस ऐसा भी, तो बड़ा बड़ा ब्लड वेजल्स भी ब्लॉक हो जाता, उसके हिसाब से उनका ब्रेन स्ट्रोक आ जाता। सो इन्फेक्शंस भी अभी ब्रेन स्ट्रोक आने का रिस्क है। अच्छा, फिलहाल हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, इसके बीच में काम का स्ट्रेस है, हर चीज़ को लेकर हम परेशानी लेकर बैठ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्ट्रेस मतलब ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, ये क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है आपस में? सो ब्रेन ज़्यादा स्ट्रेस लेने के बाद क्या होता, दिमाग में ज़्यादा सोचना ज़्यादा होने के बाद क्या होता, इनडायरेक्टली इफ़ यू आर डायबिटिक है तो शुगर लेवल्स बढ़ता, BP है तो उनका लेवल्स बढ़ता। सो इनडायरेक्टली अभी हमको जो रिस्क फैक्टर्स है उनका ज़्यादा हो जाता। सो उनको स्ट्रेस ज़्यादा होने के बाद क्या करते हैं लोग, बैठ के खाना खाते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, डिप्रेस लेते हैं, मूवमेंट कम हो जाता। सो ओबेसिटी ज़्यादा रहता, सो उनको एक और रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो गया। सो उनका मूवमेंट भी कम हो गया। सो इससे भी क्या होता, ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा होता। सो आपको जो रिस्क फैक्टर्स है, आपको जो डिप्रेशन से उससे वो ज़्यादा हो जाता, और उनके वजह से स्ट्रोक का रिस्क भी ज़्यादा हो जाता। तो स्ट्रेस लेना भी गलत है इसमें? हाँ, स्ट्रेस आपको स्ट्रोक होने के बाद क्या क्या करना है पेशेंट, पहले आपको जो रिस्क फैक्टर्स है कंप्लीट कंट्रोल में रखना पड़ता। सो BP कंट्रोल में रखना पड़ता, हाइपरटेंशन कंट्रोल में रखता, डेली फिजियोथेरेपी करवाना पड़ता, वॉकिंग करवाना पड़ता, और आपको जो स्ट्रेस है वो बिल्कुल कम करना पड़ता, स्मोकिंग बंद करना पड़ता, और अल्कोहल पूरा बंद करना पड़ता। सो स्ट्रेस भी कम करना पड़ता। सो अब स्ट्रेस ज़्यादा रहे तो अगेन आपको जो स्ट्रोक है अगेन स्ट्रोक आने का रिस्क रहता। सो ये सब करने से आपको स्ट्रोक आफ्टर स्ट्रोक होने के बाद जल्दी रिकवरी होने का ये सब चीज़ यूज़फुल होता है। अच्छा, इसके इंडिकेशन, इसके नोटिफिकेशन कब मिलने शुरू हो जाते हैं? कितने टाइम पहले हम लोगों को एहसास हो जाता है कि हाँ ये शायद उसके नोटिफिकेशन है? अच्छा हो कि हम उसी टाइम पे फाइंड कर ले और अपने जो कॉज है उनको हम कम करने की कोशिश करें। वही हमको पहले बताया ना, TIA ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक ऐसा बोले। सो इज आर द वार्निंग साइंस। कितने महीने पहले? नो, ऐसा हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये वार्निंग साइन है। सो वार्निंग साइन बोले तो आपको हाइपर रिस्क फैक्टर्स है, पहले हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है। सो पूरा हाइपरटेंशन कंट्रोल में नहीं है, BP शुगर कंट्रोल में नहीं है। सो इसमें क्या होता, ब्लड वेजल स्लोली आपको ब्लड वेजल्स में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता ही रहता। सडन कुछ लोगों में क्या होता है, वो 100% होने के बाद ब्रेन का स्ट्रोक का सिम्टम शुरू हो जाता। सो उसके बाद क्या होता, अपने आप कुछ लोगों में अपने आप जो 100% हो गया ना, वो 80-90% आ जाता अपने आप। सो इसीलिए सिम्टम्स अगेन वापस नॉर्मल आ जाता पेशेंट। सो दीज आर कॉल्ड TIA ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक्स। मीन्स सडन आपको हाथ उठना नहीं आ रहा है, ऐसा 5 to 10 मिनट्स रहता, अगेन नॉर्मल हो जाते। ये वार्निंग साइन है। अगेन आपको 1 घंटे के बाद अच्छा, सही हो जाता है वो फर्स्ट, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, नॉर्मल बिना कुछ हमें एफर्ट, विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विदाउट एनी ट्रीटमेंट अपने आप कम हो जाता। सो कम हो बोल के छोड़े तो प्रॉब्लम है। सो अगेन कुछ लोगों में आधा घंटे के बाद, और कुछ लोगों में 1 दिन के बाद, और कुछ हफ्ते के बाद अगेन वो वापस आने का रिस्क रहता। सो जो ब्लड वेजल्स जो क्लॉट है वो 100% है, आपको सिम्टम्स आ जाता। सो अपने आप वो क्लॉट डिजॉल्व होता है, कुछ लोगों में अपने आप डिजॉल्व होता है। सो उसका सिम्टम्स कंप्लीट नॉर्मल हो जाता है। सो यूजुअली विदिन 1 डे कंप्लीट नॉर्मल आए तो उनको ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक बोलते हैं। उसमें एक बार आपको ऐसा सिम्टम्स आए तो आपको नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में स्ट्रोक आने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता। सो इसीलिए उन लोगों को क्या करता, आपको ट्रीटमेंट शुरू करना ही पड़ता। सो इवन आपको सिम्टम्स नॉर्मल होता अभी, सो जो रूटीन ट्रीटमेंट हम करते हैं वो शुरू करना पड़ता। एंटीप्लेटलेट्स, इकोस, ब्लड थिनर्स देना पड़ता, कोलेस्ट्रॉल कम करने का वो दवाई देना पड़ता। सो हमको जो रिस्क फैक्टर्स वो कंप्लीट कम करना पड़ता। सो वॉकिंग, फिजियोथेरेपी, सो ये सब करवाना पड़ता। सो दिस आर द वार्निंग साइंस कॉल्ड TIA। सो उसको हम लाइट नहीं देखने का। टाइम इज ब्रेन में आपने बात की थी एक पीरियड सेशन की, एक मेमोरी लॉस हो जाती है। वैसे पेशेंट के साथ में एक आम इंसान को जो उनके घरों में है, जो आसपास है, किस तरह का बिहेवियर उनके साथ करना चाहिए जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है या जो पॉसिबिलिटी है? उनका एक बार दिमाग का स्ट्रोक आए तो उनको फर्स्ट थिंग डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, क्योंकि आप तब तक पूरा फैमिली उनके ऊपर डिपेंड हो जाता है। सडन उनका अटैक आए तो फाइनेंशियल डिप्रेशन हो जाता, और बाहर नहीं जाता, काम नहीं कर सकता ना। सो इसीलिए उनका डिप्रेशन हो जाता। सो उनको पहले जो लोग उनके आसपास हैं उनको मोरल सपोर्ट देना है।
सो उनको खाली बात करना है, अच्छी तरह बात करना है। सो कुछ लोग क्या करते हैं, आप ऐसा बेड रिडन हो गया, उनको कुछ नहीं करता, ऐसा बोलता है, ऐसा नहीं बोलने का उनको अच्छा बात करने के, उनको मोरल सपोर्ट देना है, उनको मूड एलिवेट करने के लिए वो करवाना है, और दवाई रेगुलर टाइम में लेना है, फिजियोथेरेपी करवाना है। सो फिजियोथेरेपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको कितना फिजियोथेरेपी करते हैं उतना इंप्रूवमेंट आता। सो आप फिजियोथेरेपी नहीं कराए तो क्या होता, पेशेंट जिंदा बच जाता लेकिन उनका वीकनेस इंप्रूवमेंट नहीं आता। सो फिजियोथेरेपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिकवरी फेज ऑफ पॉलिश का अटैक। सो फिजियोथेरेपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो आपको मोरल सपोर्ट देना है, फिजियोथेरेपी कंटिन्यूस करवाना पड़ता, एक दिन भी आपको दवाई नहीं छोड़ने का। एक बार दवाई छोड़े तो अगेन वापस रिकरेंट स्ट्रोक आ जाता। उनको बार बार ऐसा स्ट्रोक आ जाए तो मेमोरी कम हो जाता, निगलने में तकलीफ आता, चलना मुश्किल हो जाता, यूरिन में कंट्रोल में चले जाते, पूरा मेमोरी डिमेंशिया में चले जाते। सो एक बार स्ट्रोक आए तो उतना डैमेज रहता, बार बार स्ट्रोक आए तो उनका बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता और पूरा बेड रिडन हो जाता। सो खाना भी नहीं आता। सो इसीलिए आपको जो एक बार आए तो अगेन दूसरी बार नहीं आने के लिए जो कोशिश करना है वो सब 100% करवाना है। आखिर में जाने से पहले एक बार आपकी एक अच्छी राय, आपका एक अच्छा मशवरा हमारे दर्शकों तक आप क्या देना चाहेंगे? सो आपको फर्स्ट थिंग आपको सिम्टम्स को पहचाना है। सो बी फास्ट। सो आपको ये मालूम इसमें लेट नहीं करना है बिल्कुल भी। आप बी टी मीन्स टाइम। सो बी फास्ट। ये सिम्टम्स आपका आए तो इमीडिएटली नियर हॉस्पिटल जाना पड़ता। सेकेंड थिंग इज टाइम इज ब्रेन। सो टाइम आप डिले करें तो आपका जो नुकसान ज़्यादा हो जाता और वापस नॉर्मल आने का चांसेस भी कम रहता। सो टाइम इज ब्रेन। सेकेंड थिंग इज आपको रिस्क फैक्टर्स पूरा जो है वो पूरा कंट्रोल में रखना है। आपको स्मोकिंग बंद करना है और अल्कोहल पूरा बंद करना है। सो ये चीज़ करने से आपको एक बार स्ट्रोक आए तो दूसरी बार स्ट्रोक नहीं आने का आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और आपको जो रिस्क फैक्टर्स है पूरा कंट्रोल करे तो एक बार भी स्ट्रोक नहीं आने का आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार स्ट्रोक आए तो इमीडिएटली आपको नियर बाई हॉस्पिटल जाए तो वो जो डैमेज है वो ज़्यादा नहीं होने का और कंप्लीट नॉर्मल होने का चांसेस ट्रीटमेंट लेने से आपको चांसेस मिलेगा। तो ये थे डॉक्टर मुरली कृष्णा साहब, इनसे हम बात कर रहे थे। आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं, कैर हॉस्पिटल मलकपेट में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मानवता इंसानियत की आप सेवा कर रहे हैं। तो काफ़ी अहम जानकारी आपके ज़रिए से हमने आप तक पहुंचाई। ये था हमारा प्रोग्राम हेल्थ और हम। मैं आपका मेज़बान रहीम अहमद खान लेता हूं आपसे अलविदा। मिलेंगे जल्द एक नए एपिसोड, एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।